पार्टी ज्यादा दहशत में आ गई। राहुल जी की जिस तरीके से वेब चल रही है, इससे स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां दहशत में आ जाएं। तो स्वेच्छा से हमारा समर्थन करेगा तो हमें कोई उतराज नहीं। कोई भी सेकुलर पार्टी हमारा स्वेच्छा से समर्थन करेगी, उसमें हमें क्या एतराज हो सकता है। लेकिन सरकार हम बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये तय। मुलायम सिंह ने कांग्रेस को समर्थन की बात कांग्रेस के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए कही और कांग्रेस की उस पर नाराज प्रतिक्रिया भी दिखावे की है। लेकिन मुलायम ने अपने बयान से यू टर्न लेकर दूसरे दलों को फायदा लेने से रोकने की भी पहल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और आइए अब इस पर बातचीत करते हैं। जगनी जी, बहुत संक्षेप में, मुलायम सिंह ने एक संदेश देने के लिए एक बात बोली, फिर उसके पलटे भी तो संदेश देकर ही पलटे। वो संदेश किसको दे रहे हैं? जी, जाहिर है कि मुसलमान वोटरों को हमारा ख्याल रखो। 3 फेज तो हो गए खत्म, अब 4 फेज हैं। सबसे अधिक मुस्लिम सीट्स इन 4 फेजेस में आने वाली हैं और वो नहीं चाहते कि जो सलमान खुर्शीद ने जाके आजमगढ़ में बोल दिया या अपनी वाइफ की कॉन्स्टिट्यूंसी में बोल दिया, उसका फायदा कांग्रेस को मिले। तो वो मुसलमानों को संदेश दे रहे हैं कि भैया आप निश्चिंत रहो, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं देंगे, अपना वोट 2 जगह मत बांटो, हमें दो, जरूरत पड़ेगी तो हम कांग्रेस को भी सपोर्ट। राजीव बहुत क्लियर बोल रहे हैं वो। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय जी भी जुड़ गए हैं। राजीव जी, आप क्या कहेंगे? यही गेम है? नहीं, गेम किसी कोई सवाल ही नहीं होता। मुलायम सिंह जी को मुसलमानों को संदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान अच्छी तरह से समझते हैं कि उनका भविष्य और कहां सुरक्षित है। पहली बात, जहां तक श्री प्रकाश जायसवाल जी बोल रहे थे कि मुलायम सिंह दहशत में आ गए हैं, दहशत, हताशा, निराशा सब कांग्रेसी नेताओं के ऊपर दिख रहा है। कभी दिग्विजय सिंह के ऊपर दिख रहा है तो कभी सलमान खुर्शीद के ऊपर दिख रहा है। और आज जैसा मैंने सुना राहुल गांधी जी बौखलाहट में फाड़ रहे थे। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी को शर्म आना चाहिए। उनकी सरकार आई थी 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे पर, उस वादे पर उन्होंने क्या कहा? विषय पर अब हम बातचीत करने का ठीक है। जहां तक ये बात है, मुलायम सिंह को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों के पास अपने आप संदेश है कि उनका भविष्य कहां सुरक्षित है। जी, दुरानी साहब, आपको लगता है बात इतनी सीधी सादी है कि मुलायम सिंह के मुंह से ऐसे ही निकल गया? वो कोई संदेश तो नहीं निकला, सोच समझकर उन्होंने कहा है और मैं समझता हूं उसका मुस्लिम वोटर्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं। लेकिन मुसलमान वोट भी अब इतनी आसानी से इन बातों में आने वाला नहीं है। मुसलमान समझकर वोट देने वाला है और मुसलमान की वोट बहुत एक क्लियर स्ट्रेटजी है जिसपे वो कई इलेक्शनों से काम कर रहा है। जी, मीनाक्षी जी, ये 2 पार्टियों का झगड़ा है और एक वोट बैंक जिसे कहा जाता है, मुसलमानों का पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसके लिए झगड़ा चल रहा है दोनों पार्टियों में। जिसके पास वो ज्यादा चले जाएंगे उनका भला हो जाएगा। बीजेपी इसमें बेकार में मारी जा रही है, बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। देखिए, बीजेपी का इस्तेमाल अगर गलत तरीके से हो रहा है तो मैं नहीं समझती कि मुसलमान वोटर इतना जो है नासमझ है। क्योंकि भारत में अगर मुसलमान असुरक्षित होते तो मैं एक छोटी सी फिगर बताना चाहती हूँ कि सन 47 में 20% से ऊपर मुसलमान थे पाकिस्तान के अंदर, जो आज केवल 1% से कम रह गए हैं। और बांग्लादेश के अंदर 33% से थे, जो कि आज 8% से कम है। तो अगर मुसलमान सुरक्षित है तो हिंदुओं के ज्यादा रहते ही सुरक्षित है। और भाजपा जो है हिंदू इंटरेस्ट और सेक्युलर इंटरेस्ट हिंदुस्तान में अगर करती है। मेरे को मेरी बात करने दीजिए। मैं डेमोक्रेसी की वजह से, डेमोक्रेसी जिसमें अधिकतर लोग हिंदू हैं, और वहां पर जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब डेवलपमेंट का इशू है, प्रगति का इशू है, करप्शन फ्री समाज का इशू है, अगर सड़कें बनती है तो उसमें ये नहीं होता कि हिंदू चलेंगे मुसलमान नहीं चलेंगे। ब्रिज बनते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि हिंदू रिवर क्रॉस करेंगे और मुसलमान नहीं करेंगे। बिजली हिंदुओं के घरों में जाएगी, मुसलमानों के घर में नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ऊपर उठकर राजनीति, विकास की राजनीति हो। बीजेपी का हवा खड़ा करना जरूरी है।
बीजेपी का एग्जिस्ट ही नहीं करती उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में। बीजेपी का हवा खड़ा करने की हमें जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया था बीजेपी का हवा खड़ा करेंगे तब मुस्लिम आपके तरफ आएंगे। ये गलतफहमी। हमें बीजेपी को हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनका हुआ खड़ा करने का सवाल कहां से पैदा होता है? लेकिन मुस्लिम तो काउंट कर रहे होंगे ना। मुस्लिम काउंट कर रहे हैं, उसके लिए बीजेपी की बात कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी सरकार का कार्य और नेता का छवि इतना इंपॉर्टेंट है, किसी और का नाम और सहारा लेने की जरूरत समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह को नहीं है। जगमीत जी बहुत संक्षेप। देखिए ऐसा है कि राजीव जी ठीक है, चूंकि उस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो ऐसा कहेंगे, पर फैक्ट यही है कि समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा है कि उनकी मेजॉरिटी कहीं दूर दूर तक इस स्वप्न है, दिवा स्वप्न हो रही है और उनका रोज ब रोज उनकी सीटें कम हो रही हैं। मैं आपको ये बता दूं, एक तरफ इनके बारे में आप कह रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी खींच रहे हैं, क्या उसकी भी वही वजह है? नहीं, राहुल गांधी तो 2014 की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं उनका एक काडर खड़ा हो जाए ताकि 2014 में उनके दिल्ली का आने का रास्ता साफ हो जाए। तो अभी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ सकता है पर सीटें नहीं बढ़ सकती। राहुल गांधी जी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में उनका आखिरी चुनाव था, उनका बुलबुला फूट चुका है। जहां तक पता नहीं कौन से आधार पर रोज रोज हमारी सीटें कम हो रही है, इसका आधार क्या है? अब तो आप लोगों ने पहले भी बोला था, मैं पिछली बार भी बोला था, मायावती, जयललिता, ममता सब आकलन है। मुझे लगता है दुरानी साहब आपकी पार्टी और उनकी पार्टी दोनों इस तरह के खेल में लगी हुई है। हमारे आप कभी ये कहते हैं कि सांप्रदायिक तत्व आ जाएंगे, सांप्रदायिक पार्टी सत्ता में आ जाएगी, कभी बीजेपी का नाम भी ले लेते हैं, तो ये खेल क्या है? डराओ और वोट लो? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कि हमारी शुरू से कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी रही है सांप्रदायिकता के खिलाफ रहे हैं। हमारी पार्टी ऐसी है उसने कभी हाथ नहीं मिलाया सांप्रदायिक ताकतों से, और हमारा वो स्टैंड है, उसके अंदर हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सी पार्टी तो बतलाने की जरूरत पड़ती है ना, जिनके वोट चाहिए आपको। मुस्लिम वोटर अच्छी तरह से जानते हैं कि किस पार्टी का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है वो कितना स्ट्रांग है, तो इसलिए हमको ये बताने की जरूरत। मुसलमान अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए मैं सेकुलर क्रेडेंशियल पे 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। जी बताइए। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो सेक्युलर क्रेडेंशियल वाले राम जन्मभूमि का शिलान्यास उन्होंने किया था, देश का बंटवारा उन्हीं लोगों की वजह से हुआ था, और मुसलमानों को असुरक्षित महसूस करवा के उनकी वोट बंटाने का काम भी वही लोग करते हैं। और सबसे ज्यादा कांग्रेस के क्रेडेंशियल्स हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ दंगे भी सबसे ज्यादा दंगे जो है वो कांग्रेस के राज में हुए। हाँ, और बीजेपी के लोग कराते थे उसको, संघ परिवार कराते थे, बीजेपी के लोग कराते थे, हिंदू सबसे ज्यादा मारे जाते थे। अभी बहुत अभी कमल चौहान का केस सामने कि आरएसएस किन मैं कमल चौहान की अभी बात करूंगी जी आपसे, कमल चौहान की भी बात करूंगी, मैं कमल चौहान की भी बात करूंगी आपसे, कमल चौहान की भी बात करूंगी। दोनों कौन है जी? हम तो सुरक्षा की भावना देते हैं, कौन है दोनों? आप करने वाले कराने वाले दोनों आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी सुरक्षा की बात करती है। दिख रहा है वो, आप अभी तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए 1947 से आज तक का। वक्त हो चला फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं एक और विषय के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज एक्सप्रेस पर इस समय आप देख रहे हैं राजनीतिक दलों की नीति और नीयत को पहचानने का कार्यक्रम राजनीति। आगे बढ़ते हैं। समझौता ब्लास्ट के सिलसिले में संघ परिवार से ताल्लुक रखने वाले कमल चौहान की गिरफ्तारी और फिर उसका कबूलनामा एक बार फिर बताता है कि मुस्लिम उग्रवाद के बरक्स हिंदू उग्रवाद भी सक्रिय है और मध्य प्रदेश का मालवा इसकी नर्सरी बना हुआ है। इस मुद्दे पर बात करेंगे, मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद में विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में धमाके, अजमेर शरीफ दरगाह में ब्लास्ट, मोडासा विस्फोट, एक के बाद एक 16 ऐसी घटनाओं में भगवा आतंकवाद का हाथ माना गया है। अब तक हिंदूवादी संगठनों और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरएसएस से जुड़े जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें असीमानंद, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, इंद्रेश, भरत भाई, दिवंगत सुनील जोशी शामिल हैं। ताजा नाम कमल चौहान का है, जिसने समझौता एक्सप्रेस में बम रखना कबूल किया। इससे पहले मालेगांव और दूसरे विस्फोटों में साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद ने भी अपने जुर्म कबूल किए थे, लेकिन बाद में दोनों अपने बयान से पलट गए। लेकिन आरएसएस का कहना है कि पिछले कई सालों से संघ को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। जो देश का गृह मंत्री स्वयं देशद्रोह में फंसा हो
और भ्रष्टाचार में भी फंसा हो, वो जांच एजेंसी के कुछ अफसरों के द्वारा लगातार ये कोशिश करे कि आरएसएस को फंसाना, इसी से पता लगता है कि जांच जो है उसके कसूरवार कोई और हैं, परंतु कुछ लोगों को फंसाकर और संघ को बदनाम करने का धंधा देश का गृह मंत्री जांच एजेंसी के कुछ अफसरों के द्वारा करवा रहा है। संघ का कहना है कि समझौता एक्सप्रेस धमाके में भारतीयों के नाम लेकर